अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्रैकर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मुनव्वर शहजाद और आज मैं आपसे चैप्टर 12 सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूँ। डियर व्यूअर्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ 25 एमसीक्यूज नहीं है, बल्कि ये आपके इस पूरे चैप्टर का एक क्लू है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि इन 25 एमसीक्यूज की मदद से आपको पूरे चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। डियर व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट एमसीक्यू। यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने कोई एमसीक्यू आए तो आपका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमें एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मिल जाए और हम उसको रट्टा लगा लें, बल्कि उसमें से हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना चाहिए। कैसे? देखें, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, आपके सामने वर्ड जो है यहाँ पे पॉइंट चार्जेस आया, तो आपने यहाँ पे क्या करना है डियर व्यूअर्स कि आपने इस पॉइंट चार्जेस के वर्ड को हाईलाइट कर लेना है। इसका मतलब आपको ये देखना होगा कि पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो डियर व्यूअर्स, पॉइंट चार्जेस हम ऐसे चार्जेस को कहते हैं जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से बहुत ज्यादा होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस आर दोज चार्जेस whose sizes are very small as compared to distance between them। dear viewers, एक बात याद रखिएगा, हम पॉइंट पॉइंट मैसेज भी लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये मतलब नहीं होता कि वो बॉडीज हमेशा छोटे होते हैं। नहीं, देखें, बॉडीज बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन हम इनको पॉइंट क्यों मानते हैं? जब आप इनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज्यादा कर देते हैं तो फिर ये बॉडीज चाहे बड़े भी हों लेकिन फिर भी आपको छोटे दिखाई देते। कैसे? फर्ज करें आप जो है अपने घर में बैठे हैं और आपसे बहुत दूर जो है वो एक जहाज जा रहा है, तो वो जहाज आपको छोटा सा ही जो है वो दिखाई देगा। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि ये बहुत छोटे हैं। इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से ये एक्ट भी कर सकते हैं लाइक पॉइंट चार्ज इज डबल्ड। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज डबल। पॉइंट चार्ज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे। द कूलम फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। याद रखिएगा, जब डिस्टेंस को डबल किया जाए तो कूलम फोर्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा? डियर व्यूअर्स, वेरी सिंपल, कि आपके पास जो कूलम फोर्स होती है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है उसके साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उनके प्रोडक्ट के साथ। बट उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्केयर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हैं तो डियर व्यूअर्स, डिस्टेंस को डबल करने से क्या होगा? आपने नीचे आर को डबल किया है, और जब आपने यहाँ पे आर को डबल किया इसका मतलब आपने आर को 2r कर दिया। यहाँ पे आपको 2r जो है, ये 2r जो कंप्लीट आपके सामने है, ये 2r का होल स्क्वायर है, और जब आप होल स्क्वायर इसका लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4r स्क्वायर, और यहां से 4 कॉमन ले लें, पीछे वही फार्मूला बच जाता है। इसका मतलब कि जब डिस्टेंस को आप डबल कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो पहले से 4 गुना कम हो जाएगी। पहला क्वेश्चन तो यहां से ये पूछा जा सकता है कि जब आपने डिस्टेंस डबल किया तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होगी, और कितनी डिक्रीज होगी? ये हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। देयर व्यूअर्स, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन
आपसे एक और भी पूछा जाता है कि वहां पे डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाता है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है उस इंडिविजुअल चार्ज की मैग्नीट्यूड को भी डबल कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा उस केस के अंदर जब चार्जेस की मैग्नीट्यूड को भी डबल कर दिया जाए और उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए तब जो कूलम फोर्स होती है वो अनअफेक्टेड रहती है, उस पे इन चेंजिंग्स का कोई इफेक्ट है नहीं होता। आप उसको भी मैथमेटिकली जो है वो देख लीजिएगा। डियर व्यूअर्स, हम यहाँ पे कूलम फोर्स से रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं। डियर व्यूअर्स, जब आप कूलम लॉ पढ़ते हैं तो कूलम लॉ में आप इसकी जो है वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं और जब आप वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो आप वहां पे क्या मेंशन करते हैं कि हमारे पास एफ जो है, एफ जो फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस चाहे Q1 एक्सर्ट करे Q2 पे या Q2 फोर्स लगाए Q1 पे, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। तो डियर व्यूअर्स, जब मैग्नीट्यूड की बात की जाती है तो अब आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले एग्जामिनर कि देखें मैंने क्या किया, आपसे ये पूछे कि जी Q1 है यहाँ 40 कूलम का और Q2 यहाँ पे 2 कूलम है, बताएं कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो याद रखिएगा कूलम फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है, ये दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन से आती है। इसका मतलब आप हरगिज ही आंसर ना दीजिएगा कि Q1 चूंकि 40 कूलम है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा और Q2 कम फोर्स लगाएगा। आप आंसर क्या देंगे कि इन दोनों चार्जेस की एक दूसरे पे लगने वाली फोर्स हमेशा क्या रहती है, यहाँ पे इक्वल रहती है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे म्यूचुअल फोर्स है, ये डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे, ना कि सिंगल चार्ज पे। तो ये बात याद रखिएगा। और अगर इन दोनों चार्जेस की एक दूसरे पे लगाई जाने वाली फोर्स की आपसे रेशो पूछ ली जाए तो याद रखिएगा रेशो जो आएगी वो 1:1 होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होती है इस केस में, सेम होती है, याद रखिए। इसी तरह डिस्टेंस को हाफ भी किया जा सकता है। इस तरह की जितनी चेंजिंग्स हैं अब आपने इस फार्मूले को अच्छी तरह से यहां से देख लेना है। नेक्स्ट, इसको फर्दर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन टाइम जो है वो कम है तो इसलिए हम जरा आगे फर्दर जो है वो मूव करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। डियर व्यूअर्स, यहाँ इस केस के अंदर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट पूछा है। याद रखिएगा इसके यूनिट दो तरह के होते हैं क्योंकि फार्मूले इसके दो तरह के हैं। एक फार्मूला तो आपके पास E का क्या होता है, E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। देयर व्यूअर्स, ये तो आपको देगा न्यूटन पर कूलम। एक और फार्मूला भी तो आपको पता है होता है, यहाँ पे डेल लिखना पॉसिबल नहीं है, जिसमें V डिवाइडेड बाय यहाँ पे D लिखने लगा हूं। तो ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हैं वो भी तो आपके सामने है और ये क्या है, ये V/D है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट तो न्यूटन पर कूलम होता है और दूसरा यूनिट इसका होता है वोल्ट पर मीटर। तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अब यहां आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप इन दोनों को इक्वेट करें, तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर। तो इसकी डायरेक्ट सिंपली आपने वैल्यू याद रखनी है। तो वैल्यू आपके पास इसकी सिंपल है कि आप 1 और फिर 000 आपके पास है, यहाँ पे आगे क्या आ जाता है 6। इसकी वैल्यू याद रखनी है। रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए ये है, रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम के लिए एग्जैक्टली 1 होती है। और याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एयर और वैक्यूम के अलावा
चूंकि एयर को भी अप्रोक्सीमेटली, एयर के लिए भी इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो 1 ली जाती है। रिलेटिव परमिटिविटी को आप डिफाइन भी कर लीजिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब और बाकी एयर और वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम की अगर बात होगी तो उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। डियर व्यूअर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलीनियम इज आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप जीरोग्राफी पढ़ते हैं तो वहां सिलीनियम पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी मौजूद है। अब सिलीनियम जो है डियर व्यूअर्स, ये डुअल नेचर रखता है। इसकी जो खासियत है वो दो तरह की है। कैसे कि सिलीनियम जब तक डार्कनेस में रहता है, जब तक इसको अंधेरे में रखा जाए, it behaves as an insulator, and when it is exposed to light then it will become conductor। इसका मतलब कि आपके पास सिलीनियम कंडक्टर बनता है लाइट के पड़ने से। तो फोटो क्या होता है डियर व्यूअर? फोटो यहाँ पे लाइट है, और कंडक्टर बनना फोटो पे डिपेंड करता है। मतलब कंडक्टर बनता है जस्ट लाइट की वजह से, इसलिए सिलीनियम को कह देते हैं भाई तू तो फोटो कंडक्टर है। कैसे कि तू कंडक्टर बनता है कब? जब तेरे ऊपर क्या पड़े? लाइट पड़े। तो अब क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सिलीनियम इज कॉल्ड फोटो कंडक्टर। तो आप क्या कहेंगे? सिलीनियम बिहेव एज एन इंसुलेटर, एज सिंपली आप सिलीनियम behaves as an insulator when it remains in darkness, and it becomes conductor when it is exposed to light। That's why, क्योंकि इसका कंडक्टर बनना लाइट पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम सिलीनियम को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? फोटो कंडक्टर। Dear viewer, next question, toner of the printer is given। टोनर को हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आपने ये अच्छी तरह से देख लेना, ये सिंपल आपका क्रैमिक का क्वेश्चन, क्योंकि राइटिंग जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, टोनर को हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देते हैं। डियर व्यूअर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स rather than air or vacuum is always greater than unity। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब आप कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं बिटवीन द चार्जेस, मीडियम की जब बात होती है तो फिर हम एयर या वैक्यूम की बात नहीं करते। जब मीडियम आता है तो फिर जो कूलम फोर्स होती है बिटवीन द चार्जेस वो 1/एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर के साथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो वेन एवर एन इंसुलेटिंग मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस, देन कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस रिड्यूसेस बाय द फैक्टर एप्सिलॉन आर। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। और जो क्वेश्चन मेरे ख्याल में मैं आपको फर्स्ट में बता रहा था, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस डबल, तो यहाँ पे आपके पास कोई इफेक्ट नहीं होने वाला किस पे? इस कूलम फोर्स की मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि वैल्यूज आपके सामने पुट की गई हैं। तो आपके पास फार्मूला चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, हमारे पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज विच अ पार्टिकल कैन हैव। तो देखिए, स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लेते हैं। पहली बात ये आपने याद रखनी है कि हम इसको स्मॉलेस्ट मानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप 21 चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन से छोटे भी होते हैं क्वार्क्स, बट अब क्वार्क्स जो है उनका चार्ज, उन पे जो चार्ज है वो इससे भी कम होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है पार्टिकल, उसका कितना है? 1.6 10⁻⁹। और यहाँ आगे कुछ एमसीक्यू भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब भी चार्ज की बात की जाती है तो चार्ज हमेशा Q इज इक्वल टू NE के इक्वल होता है। क्या मतलब है? यहाँ पे N जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को,
यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये n 0.5 नहीं हो सकता, ये n 1.5 नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपको कोई चार्ज की वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? नो। देखिए, चार्ज अगर कोई वैल्यू आपसे दी जाए, आपको दी जाए, आपसे पूछा जाए क्या ये दिया जा सकता है, आप चार्ज को यहां रखें जो आपको दिया जाए। फिर ई पे, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इससे क्या करें, इस कैपिटल क्यू को डिवाइड कर दें और यहां से एन कैलकुलेट करें। अगर तो एन आपका इंटीग्रल मल्टीपल में आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, आप कहेंगे यस, ये चार्ज जो है दिया जा सकता है। लेकिन अगर 1.5, 2.3 समथिंग आपको पॉइंट में आंसर मिले, इसका मतलब दैट चार्ज इज कैन नॉट बी गिवन टू दिस बॉडी। रीजन कि ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। फिर व्यूअर्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्क्रीन पे, कि हमारे पास यहाँ इन द जीरो ग्राफिक मशीन द हार्ट ऑफ मशीन ड्रम इज मेड अप ऑफ। डियर व्यूअर्स, हमारा यहाँ पे मिशन ये होता है कि हमने ड्रम जिस मटेरियल का बनाना है, वो मटेरियल जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ ड्रम बना होता है एल्यूमिनियम का, और इस एल्यूमिनियम के ऊपर उस सिलीनियम की कोटिंग की जाती है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिससे फोटो कंडक्टर भी कहते हैं। इफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज नॉट फ्री स्पेस, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये फायदा होता है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप एक एमसीक्यू की तमाम पॉसिबल डायमेंशंस हैं उनको जब आप एक दफा देख लेते हैं, तो फिर आप देखेंगे एक एमसीक्यू को अगर आप डिटेल से देख लें तो बाकी आने वाले एमसीक्यू उसी से बन रहे होते हैं। कि अगर आपको मीडियम प्लेस कर दें फ्री स्पेस की जगह पे, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? डिक्रीज होती है। और ये डिक्रीज कितनी होती है? बाय द फैक्टर एप्सिलॉन आर। उस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू के साथ ये क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज, simply charge लिखते हैं। A charge 1 microcoulomb experience a force 10 raised power minus 16 Newton at a point. Then electric field intensity at that point is। देखें, आपको चार्ज दे रखा है, आपको फोर्स बताई है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है। देखें डियर व्यूअर्स, बहुत सिंपल है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एफ डिवाइडेड बाय क्यू होती है। अब इसने आपको एफ भी दे रखा है और क्यू भी दे रखा है, तो अब सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दें, क्यू की वैल्यू पुट कर दें। क्यू चूंकि माइक्रो में है तो माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, ऊपर खड़ा है -16। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा डियर व्यूअर्स, वो आएगा यहाँ पे चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट ईयर व्यूअर्स, हमारे पास एन इंकजेट प्रिंटर यूजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। आप देख रहे थे कि हम राइटिंग को कोई चार्ज दे रहे थे, टोनर को कोई चार्ज दे रहे थे, तो यहाँ पे वर्किंग के अंदर चार्ज को यहाँ पे यूज किया जाता है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस एरिया शुड बी। याद रखिएगा डियर व्यूअर, अब ये इस क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करके रखा हुआ है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली चले जाते हैं गॉस लॉ पे। लेकिन याद रखें कि यहाँ गॉस लॉ की बात नहीं हो रही। हाँ, आप जिस पॉइंट के लिए वहां गए, आप बिल्कुल करेक्ट गए कि आपके पास गॉस लॉ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इसका मतलब देखिए गॉस लॉ की स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it. इसका मतलब कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए, बट सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता कि वो आपके पास सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, कर्व्ड है, उस पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बात गॉस लॉ की हद तक है। लेकिन यहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो वेक्टर आपने जब लेना होता है तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर हमेशा बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे लिया जाता है। कर्व्ड पे अगर आप वेक्टर नॉर्मल लेंगे तो आप उसको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो सरफेस जो हम वहां पे कंसीडर करते हैं वो हमेशा फ्लैट होती है हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सके। क्योंकि हम जो एरिया लेते हैं उस एरिया के ऊपर हमें नॉर्मल ड्रा करना होता है, और फिर उस नॉर्मल की जो डायरेक्शन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ हमें कंपेयर करना होता है, तभी तो हम आगे कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा वो फ्लैट होगा। टोटल फ्लक्स थ्रू थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे यू लिखना चाहिए टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। एनी, एनी क्या बताएगी आपको? एनी आपको ये बताएगी कि यहाँ गॉस लॉ के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द जियोमेट्री ऑफ द सरफेस। सरफेस कैसी भी हो सकती है, मतलब एनी। अब क्लोज फिर स्टैंप लगा दी, इसने पहले तो कहा एनी, मतलब उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो भी सरफेस होगी दैट मस्ट बी क्लोज। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट भी गॉस लॉ में ऐड कर सकते हो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। पहला पॉइंट कि आपके पास इन केस ऑफ गॉस लॉ टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, ये मैसेज मुझे एनी ने दिया। और क्लोज सरफेस, इसका मतलब इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। कौन? गॉस लॉ। अब हमें कोई सरफेस दे दी गई जो कि क्लोज नहीं थी। इफ क्लोज सरफेस इज नॉट प्रेजेंट, then we have to suppose an imaginary closed surface which is known as Gaussian surface। तो यहां से आपको सारी कहानी समझ आ सकती है। फिर व्यूअर्स, आपको इसके फार्मूले से पता चलेगा कि ये फार्मूला क्या होता है, कि वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट स्पेसिफिक इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने वहां पे मीडियम फ्री स्पेस माना होता है, लेकिन मीडियम कोई और भी तो हो सकता है। अगर कोई और हो सकता है तो फिर साथ एप्सिलॉन आर भी मेंशन किया जाएगा। इक्वेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज ओनली एप्लीकेबल, सब के लिए एप्लीकेबल ये नहीं होगी। ये एप्लीकेबल सिर्फ किसके लिए होती है? फ्लैट सरफेस के लिए। इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना। अब यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल 0 डिग्री होगा। किसके दरमियान? इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 0 डिग्री। अब इस बात को भी अच्छी तरह से समझें। देखिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट क्लियर करना कि जब डॉट प्रोडक्ट मैंने लिया है, इसका मतलब यहाँ पे वेक्टर एरिया यूज हुआ है। क्योंकि प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे वो डॉट हो चाहे वो क्रॉस हो, वो होता है जब हम वेक्टर्स के दरमियान लेते हैं। तो इसका मतलब हम इस केस में एरिया वेक्टर ले रहे हैं। अब एंगल 0 डिग्री कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में मैं उस वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर रखूंगा। जब परपेंडिकुलर रखूंगा तो फिर दूसरी साइड पे उसका नॉर्मल लूंगा जो उसकी मुझे डायरेक्शन देगा। जिसका मतलब कि आपके पास यूं कहना कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 0, फ्लक्स मैक्सिमम, ये ठीक है, बट उसको रखना कैसे है? परपेंडिकुलर। एंगल क्या आएगा? ई और ए के दरमियान 0 डिग्री, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और जब मिनिमम की बात होगी, रखना कैसे है? पैरेलल। एंगल कितना आएगा? 90। रखना और पुट करना
ये अलग अलग चीजें हैं। एरिया को प्लेस कैसे करना है और वहां से एंगल निकाल के पुट कौन सा करना है, तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसको आपने अच्छी तरह से देख लें। व्यूवर्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और हम इख्तिताम की तरफ जो है वो बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहुंचूं, क्योंकि आपके लिए वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज। तो डियर व्यूवर्स, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और वहां से आप 1 कूलम निकालें तो वो जो 1.6 × 10⁻⁹ है उसको उधर 1 इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड कर दे, तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ चार्ली ऑप्शन बनेगा। मजीद आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली आपने जो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, कूलम को उधर रहने दें और बाकी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड कर दें। एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस due to a point charge of 1 coulomb at a distance of 1 meter is given as। आपको पता है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू ओवर आर होता है। जब चार्ज क्यू 1 कूलम है, आर 1 है, इसका मतलब सारे यहाँ से फैक्टर क्यू गायब हो जाएगा। यहाँ पे नीचे जो आपके पास आर है वो भी गायब हो जाएगा, जस्ट के बचेगा। इसका मतलब इस केस में आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस और के जो है ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, कौन सी, कि वो फिर के का यूनिट वही के वाला लिख देते हैं। ये गलती ना कीजिएगा, यहाँ पे के वैल्यू में एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आया है, यूनिट वही पोटेंशियल डिफरेंस वाला ही यूज होगा, क्योंकि वहां 1 कूलम पुट किया है और 1 मीटर पुट किया है। इनको ऐड करने से यूनिट वोल्ट ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो आप सिंपली देखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, वाट आवर एनर्जी का यूनिट है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब वाट आवर आता है तो फौरन से पावर को टेक करते हैं। भाई पावर का यूनिट वाट होता है। जब आप देखें P इज इक्वल टू W/T होता है, तो जब आप यहां से वर्क डन निकालेंगे, T जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा PT। तो P पावर है वाट में और T टाइम है, तो वाट आवर भी यहाँ पे जॉल के इक्वल होता है। तो ये भी यूनिट एनर्जी का है और ये तो वैसे ही जॉल है, इस पे तो स्टैंप लगी है। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास होगा सिंपली वोल्ट। Two opposite point charges of same magnitude separated by distance 2d, electric potential midway between them। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, के क्यू ओवर आर। इसका मतलब पॉजिटिव अगर क्यू होगा पॉजिटिव के क्यू ओवर आर, अगर नेगेटिव होगा नेगेटिव के क्यू ओवर आर। अब चूंकि डिस्टेंस 2d है, अगर दो चार्जेस के मिड पे आएंगे तो मिड से दोनों चार्ज का डिस्टेंस कितना बनेगा, राइट साइड पे भी डी, लेफ्ट साइड पे भी डी। अब मिड पे चेक करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव के क्यू ओवर आर और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव के क्यू ओवर आर डी। आर लिखेंगे डी आपकी मर्जी है, वो जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास है a capacitor is a perfect insulator for। देखिए जो कैपेसिटर होता है ये चार्ज को स्टोर करता है, ये चार्ज को स्टोर करने की एक डिवाइस है। चार्ज को भी स्टोर करता है, एनर्जी को भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पास जो कैपेसिटर है इसके दरमियान गैप होता है। जब आप इसको डायरेक्ट करंट देते हैं तो डायरेक्ट करंट इसमें से पास नहीं होता, ये है अल्टरनेटिंग। इसको अच्छी तरह से देख लें, ये मिस्टेक है। तो डायरेक्ट करंट जो है वो इसमें से पास है, नहीं हो सकेगा। अब क्या करना है, अब आपने इसको अल्टरनेटिंग देना है। अल्टरनेटिंग एवरी हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, इसलिए ये तो कैपेसिटर से पास कर जाता है बट डायरेक्ट करंट पास है नहीं कर सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डायरेक्ट करंट होगा और डायरेक्ट करंट को चूंकि ये गुजरने नहीं देता तो इसलिए ये बिहेव करेगा एज अ परफेक्ट है इंसुलेटर। मिल्कन एंड फ्लेचर आप यहाँ पे डिटरमाइन द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जो आपके यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन किया गया
डियर व्यूअर्स वो था इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नीचे खींच रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से उसको बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास होगा इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल may be held suspended in electric field of suitable strength if field is directed। याद रखिएगा, आपको पता है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया डाउनवर्ड तो फिर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा डाउनवर्ड, और ग्रेविटी भी खींचती है डाउनवर्ड, तो ये तो आएगा डाउनवर्ड। आप इसको सस्पेंड है नहीं कर सकेंगे कहीं भी जो है वो स्पेस के अंदर। तो अब क्या करना है, अब आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अपवर्ड कर दीजिए। जब वो अपवर्ड हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज कोशिश करेगा अपवर्ड जाने की, बट ग्रेविटी खींचेगी डाउनवर्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को एडजस्ट करके इस पॉजिटिव चार्ज को आप स्पेस में सस्पेंड मुअल्लक कर सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप इसको अपवर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। और यही अगर चार्ज नेगेटिव होता तो उसको आप कौन से देते, यहाँ पे फील्ड डाउनवर्ड देते। ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा कि पोलराइजेशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। अब ये डिस्कशन जो है यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे एमसीक्यूज की हद तक रहना है। याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ पोलराइजेशन इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैसे ये कैपेसिटेंस को बढ़ा देती है, कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती है। ये कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी आपने ये देखना है कि आप जब पोलराइजेशन होती है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे रिड्यूस हो जाता है। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसने नहीं लिखा, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था, तो यहाँ आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे लिख लें। आपके पास जो कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल, और इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक। इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर व्यूअर्स, इस चैप्टर के ये 25 एमसीक्यूज थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। कैपेसिटर से रिलेटेड और भी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड थे मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर इन 25 एमसीक्यूज में आपको कोई बात समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जितना जल्द पॉसिबल होगा मैं आपको आंसर करूंगा। अगर आप यहाँ पे इस ऑनलाइन टेस्ट सेशन को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम जो है यहाँ डेली बेस पे चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, ताकि बच्चों की अच्छी तरह तैयारी हो जाए और एमसीक्यूज का सोल्यूशन इस फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें, अगर टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, और अगर किसी किस्म की भी आपको फिजिक्स से रिलेटेड कंफ्यूजन है, नंबर भी मैंने आपको बता दिया, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।